हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। दोस्तों, इस वीडियो में हम समान ज्ञान एवं समान विज्ञान के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एमटीएस, रेलवे, डिफेंस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी करने, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया और साथ में ये जो है प्रैक्टिस ईयर पर आधारित है। तो पहला प्रश्न है, तंबाकू धूम्रपान जो है करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है निकोटीन पाया जाता है जिसके कारण कैंसर की समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए ये जो है तंबाकू को सेवन करना हानिकारक होता है। और एक पूछा जाता है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है जिसके कारण ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो डिटर्जेंट जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण जो है सतहों की सफाई करते हैं। तो क्यों, कैसे होता है? तो ये समझिए, वर्षा की जो बूंद होती है गोलाकार इसलिए होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगर पृष्ठ तनाव वहाँ पर कम हो जाएगा तो गोल, ये जो गोल है, ये गोल जो है ये गोलाकार रूप धारण नहीं करेगी। और जब हम डिटर्जेंट से अगर किसी भी कपड़े को अगर साफ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिसके कारण ये फैलने लगता है और वहाँ कपड़े की धुलाई करने के बाद जो है वो साफ हो जाता है। अगर आप गर्म भोजन खाते हैं तो आपको स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है जिसके कारण वो क्या होता है कि जीभ के अंदर जो है वो फैलने लगता है जिसके कारण सभी सतहों पर पहुँच जाता है और हमें स्वादिष्ट अनुभव होता है जिसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आयनीकरण ऊर्जा की इकाई जो है ये है किलो जूल पर मोल है। और ये वोल्ट जो है ये विभवांतर का एसआई यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट है जूल, ये कार्य का एसआई यूनिट जो है ये जूल होता है और ऊर्जा का एसआई यूनिट भी जूल होता है। और न्यूटन मीटर जो है ये एक प्रकार का जूल ही है। अगर जूल नहीं रहेगा तो वहाँ पर न्यूटन मीटर लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में उपस्थित द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है? तो उसको घनत्व कहा जाता है। किसी भी राशि के प्रति इकाई यानी छोटे से छोटे कण में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और घनत्व बराबर, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो घनत्व बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा। और मास को फिर हम क्या लिखेंगे? केजी पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को क्या लिखना है? मीटर क्यू लिखना है, यानी केजी पर मीटर क्यू। अगर इसका अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। और यहाँ पर पूछा जा रहा है पदार्थ की प्रति इकाई में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? इसको घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो है ये यूरेनियम 235 काम करता है जिसके कारण वहाँ पर फ्यूल वगैरह उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण। सेमीकंडक्टर अगर हम बोले यानी अर्धचालक जिसमें विद्युत धारा पूरी जो है वो जो है गमन नहीं कर सकती है, वो हो जाएगा अर्धचालक। और इसमें जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस और आर्सेनिक। अर्धचालक की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर तो वो जो है जर्मेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन, ये दोनों क्या है? अर्धचालक है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है अगर विद्युत धारा इस दिशा की ओर गमन कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके जो है अपोजिट गमन करती है जिसके कारण विद्युत धाराएं जो है तार में सुगमता से वो जो है पहुंच पाता है एक दूसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? कोलकाता में अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक दिया हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई। और यूको बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कोलकाता में किस बैंक का मुख्यालय है? तो यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन की बैंक की अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? मानव में तापमान का नियंत्रण ये हाइपोथैलेमस करती है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको मिलेगा अगर हाइपोथैलेमस नहीं रहेगा तो वहाँ पर मानव मस्तिष्क दिया रहेगा, वो भी पूरे शरीर को जो है नियंत्रित करके रखती है। तो मानव शरीर के लिए जो है कहीं कहीं आपको मिलेगा मस्तिष्क मिलेगा तो वहाँ मस्तिष्क क्लिक करना है, अगर नहीं रहेगा तो हाइपोथैलेमस रहेगा, इसको आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है जो ये जो है पीयूष ग्रंथि, ये जो है इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है क्योंकि ये अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि की अगर हम बात करें तो वो पीयूष ग्रंथि है। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो वो स्टेपिस है जो मानव के कान में पाया जाता है। और इसमें से अगर पूछा जाए
कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है, तो वो फीमर है जो हमारे जांघों में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, यानी पेलियोटोलॉजी जो है, पेलियोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो है जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, और ऑर्निथोलॉजी ये जो है ये ऑर्निथोलॉजी है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में हड्डियों के ज्वाइंट का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, और ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रियोलॉजी में जो है ये सभी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है, और एक होता है ऑर्निथोलॉजी जिसमें हड्डी के सिर्फ ज्वाइंट का ही अध्ययन किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा परियोजना का जनक किसे माना जाता है, भारतीय परमाणु ऊर्जा परियोजना का जनक किसे माना जाता है, तो ये होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। फेडरेशन कप की अगर हम बात करें तो ये हॉकी से भी है, और फुटबॉल से भी है, और बास्केटबॉल, यानी तीनों से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर इस तरह से कहीं भी अगर प्रश्न मिले और उपयुक्त में से सभी रहे तो उसमें आपको लगभग सभी ही आंसर होता है। अगर आपको नहीं भी पता रहे तो ऑप्शन नंबर में डी में ही क्लिक करना है, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये ऑप्शन वही रहता है जहाँ की रियल में सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO की अगर मुख्यालय की बात करें तो ये है स्विट्जरलैंड जेनेवा, यानी स्विट्जरलैंड की कैपिटल है जेनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। उसके बाद है पेरिस फ्रांस, एक एफिल टावर है जो बार बार पूछा जाता है, एफिल टावर कहाँ है, तो ये फ्रांस के पेरिस में है, यानी फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस, और ये पेरिस में स्थित है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। यहाँ जो है वाशिंगटन DC में जो विश्व बैंक का यह मुख्यालय है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इसकी कैपिटल क्या है, लंदन। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे आप जनरेटर को चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हुआ कैसे, चूंकि जनरेटर जो है वो स्थिर अवस्था में रहता है, और उसमें उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा पहले से है और फिर गतिज ऊर्जा, दोनों मिल करके यांत्रिक ऊर्जा हो जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा फिर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है जब जनरेटर चलना प्रारंभ करता है। तो इसलिए वहां पर बोला जाता है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, चूंकि वहां पर जनरेटर पहले स्थिर अवस्था में रहता है और उसके बाद फिर वो गति अवस्था में आ जाता है, यानी दोनों को वहां पर मिक्स करके हम लोग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। यदि कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो अगर कोई वस्तु पानी में डूब जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, वस्तु के पानी पर ऊपरी परनोद वस्तु के भीतरी से अधिक है। तो ये सबसे पहले बात आपको जानना चाहिए कि परनोद है क्या। तो आप साइकिल में जो हवा देते हैं वो आपने पंप देखा होगा, तो इसमें अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं तो अंदर से इसमें क्या होता है, साइकिल में जो है ये हवा प्रवेश करता है। तो इसमें जो बल कार्य करता है, पंप के अंदर जो बल लगता है, चारों दिशाओं में बल लगता है, जिस तरह से आपने पास्कल का नियम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि बंद रबर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ परनोद में होता है कि आप किसी भी अगर बंद अगर सतह में अगर अंदर से अगर आप बल का प्रयोग करते हैं और ये चारों दिशाओं में जो बल लगता है, इसी को परनोद कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि वस्तु के यानी कि कोई भी वस्तु अगर डूब जाता है तो उसका कारण कौन सा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कौन सा गलत है, यानी कोई वस्तु अगर पानी के अंदर अगर डूब रहा है तो इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता है। तो वस्तु के पानी पर ऊपरी परनोद, वस्तु के पानी पर यानी पानी की जो सतह है उसके ऊपरी परनोद पर वस्तु के भार से अधिक है। अगर वस्तु के भार से अगर परनोद अधिक रहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और ये पानी है, ठीक है, और ऊपर से कोई वस्तु है, अगर इसका अगर भार अगर यहाँ पर देखिए क्या दिया, वस्तु के पानी पर उसकी ऊपरी परनोद वस्तु के भार से क्या है, अधिक है। अगर इसका ऊपरी परनोद जो अगर वस्तु के भार से अधिक रहेगा तो ये कभी डूबेगा नहीं डूबेगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि अगर डूब जाता है तो यहाँ पर कभी नहीं डूबेगा। अगर यहाँ पर ये सतह मान लेते हैं कि ये स्ट्रांग हो गया, यानी मजबूत बल कार्य कर रहा है, और ऊपर में कोई अगर सब्सटेंस यानी कोई वस्तु है तो ये नहीं डूब रहा है। तो नहीं डूब रहा है इसका मतलब क्या है, ये अगर डूब रहा है तो ये क्या है, ये कमजोर है,
ये अगर डूब रहा है तो यहाँ पर प्रणोद बल क्या है, यहाँ पर ये कमजोर है जिसके कारण ये डूब रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि वस्तु के भार से अधिक है, जब अधिक है तो नहीं डूबेगा, तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अधिक है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ कि अधिक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ है कि पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम है। अगर पानी का घनत्व वस्तु के घनत्व से कम रहेगा तो निश्चित रूप से डूब जाएगा, क्योंकि ये वस्तु है और इसका घनत्व काफी अधिक है और पानी का घनत्व काफी कम है, तो ये क्या करेगा, पानी को विस्थापित करेगा और ये खुद इसमें समा जाएगा। तो ये जो है ये सही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट में दिया है वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। वस्तु का अगर घनत्व काफी अधिक है और पानी का घनत्व कम है, वही यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, बी का ही उल्टा यहाँ पर सी दे दिया है। अगर पानी का घनत्व कम है और वस्तु का घनत्व अधिक है तो फिर भी क्या करेगा, ये डूब जाएगा। और यहाँ पर वही तो दिया हुआ है कि यदि वस्तु पानी में डूब जाती है तो इसका मतलब क्या, तो सही बात है कि अगर पानी का घनत्व कम रहेगा वस्तु के घनत्व से तो वो निश्चित रूप से डूब जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है ये डूबने की ही संभावना को व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये जो है डूबने की संभावना को व्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। लेकिन फिर भी हम टोटल फिर डी को हम एक्सप्लेन करते हैं। वस्तु पर पानी का ऊपरी प्रनोद, वस्तु के पानी का ऊपरी प्रनोद, चलिए हम मान लेते हैं कि ये है वस्तु और यहाँ पर ये जो है ये जल है, ठीक है। ऊपरी प्रनोद यानी नीचे से जो फोर्स लग रहा है, ऊपरी प्रनोद वस्तु के भार से कम है, ये वस्तु के भार से कम है। अगर ये जो पानी है यहाँ पर क्या है कि अंदर से जो फोर्स लग रहा है ये वस्तु के प्रनोद से कम है, ये वस्तु के प्रनोद से कम है, तभी तो ये डूब रहा है नीचे, ये तभी तो इसमें डूब गया है। यहाँ पर वही दिया हुआ है कि ये डूब गया, तो ये भी सही है कि वस्तु का ये जो प्रनोद है ये कम है जिसके कारण ये डूब गया। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ए में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है गलत हो जाएगा। तो हमको चुनना क्या है कि कौन सा गलत हो, इसलिए ये इसको मानना है सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये जो है मलयालम को शास्त्रीय भाषा को ही यहाँ पर शास्त्रीय भाषा के बारे में बोला जा रहा है, नहीं तो अनुच्छेद ये जो 8 के तहत जो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो मलयालम और कन्नड़ जो है, इसका यहाँ पर देखिए ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसे होगा, ये जो है कन्नड़ ऐसे होगा कन्नड़, तो ये जो है इसको भी मान्यता प्राप्त है और संस्कृत को भी मान्यता प्राप्त है शास्त्रीय भाषा के अनुसार। लेकिन ये प्राकृतिक भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा के अनुसार जो है इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। और यहाँ पर देखिए 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें, भारत में 6 भाषाएं हैं, संस्कृत है, मलयालम है, कन्नड़ और तमिल है, तेलुगु और उड़िया है, जिसमें से कि प्राकृतिक भाषा को मान्यता नहीं दिया गया, बाकी ये जो है 6 को मान्यता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर में दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, ठीक है। तो जीवन जिस समय उत्पत्ति हुआ तो उस समय चूंकि पेड़ पौधे नहीं थे, मनुष्य का जो उत्पत्ति हुआ है ये अफ्रीका महाद्वीप में पानी में हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो है पेड़ पौधे नहीं थे, जिसके कारण ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे हैं, और उस समय जो है पेड़ पौधे नहीं पाए जाते थे जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं थे, ठीक है। तो बाद में पेड़ पौधे होने के कारण जो है ऑक्सीजन की मात्राएं उत्पन्न हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए बिल्कुल सही होगा, जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन O2 जो है ये नहीं था। उसके बाद दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, और ये पूछा जाता है कि ऑप्शन दे दिया जाता है NH3 H2O, उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा जो है न्यूट्रल है, यानी कि कौन सा न्यूट्रल उदासीन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन था तो इसलिए हम इसको जो है डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट में दिया हुआ है अमोनिया, ये है NH3, ये हवा से हल्की होती है और ये मूत्र में पाया जाता है। उसके बाद मीथेन है, CH4 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये जो है इसका ईंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी बायोगैस के निर्माण के बायोगैस जब बनाया जाता है तो उसमें जो है ये मुख्य रूप से जो है 75% पाया जाता है। तो ये सब जो है इसके फैक्ट थे, लेकिन मुख्य रूप से आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जीवन की उत्पत्ति के समय कौन से गैस वायुमंडल में उपस्थित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहली बात कि आपको गति का दूसरा समीकरण पता होना चाहिए। तो गति का दूसरा समीकरण होता है, ये होता है S बराबर हो जाएगा ये आपका UT प्लस हाफ AT² हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और उसके बाद इसमें करना क्या है, आपको अपने मन से UT है, U के जगह पर आपको 0 रखना है, ठीक है। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और A के जगह पर भी आपको 0 रखना है, तो इसको फिर हम चलिए 0 रख देते हैं। तो ये 0 और ये जो है 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका खत्म। बचेगा क्या, सॉरी ये T के जगह पर आपको नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए इसका सबसे पहली बात कि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जहाँ पर u रहेगा वहाँ पर आपको 0 रखना है, और एक a पर, चाहे आपसे पूछा जाए प्रथम समीकरण या द्वितीय या तृतीय, आपसे कोई भी पूछा जाए तो उसमें आपको क्या करना है, u अगर यहाँ पर v रहेगा तो v के जगह पर आपको 0 पुट करना है, अगर यहाँ पर a रहेगा तो a के जगह पर 0 पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए u और v दोनों है, तो दोनों के जगह पर आपको जो है पुट करना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछे गए, ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार जो है ये रिपीट होते हैं। और ये जो ग्रुप डी के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2018 के शिफ्ट में। तो यहाँ पर देखिए यू के जगह पर हम चलिए 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर काम को ए के जगह पर पुट करना है, टी के जगह पर नहीं करना है, यहाँ पर यू में किए और यहाँ पर ए के जगह पर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यू नहीं रहेगा तो यू अगर नहीं रहेगा तो भी रहेगा, तो भी की जगह पर पुट करना है। और ए तो कंपलसरी है, सभी समीकरण में तीनों में ए आएगा तो वहाँ पर आपको पुट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए टी के जगह पर हम पुट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। और यहाँ पर अगर हम 0 पुट किए तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा क्या, एस बचा, और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पर टी बचा। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर दिया हुआ देखिए यहाँ पर टी बचा हुआ, इसको आपको ध्यान में भी रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए स्थिति क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस बराबर, तो स्थिति बताएगा यानी कितना डिस्टेंस पर वस्तु है। उसके बाद बचा क्या, टी, यानी टी फिर क्या बताएगा, टाइम बताएगा, जो टी अभी बचा था, तो समय बचेगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु संग्रहित है, यानी किरोसिन में किस धातु को डुबा करके रखा जाता है। तो किरोसिन की अगर हम बात करें कौन सी धातु को डुबा कर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। चूंकि ये अगर किरोसिन में नहीं रखा जाएगा ना, तो ये क्या होगा कि वायु की उपस्थिति में ये जो है अभिक्रिया करके जलने लगता है, जिसके कारण जो है इसको पोटेशियम और सोडियम को जो है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। और एक पूछा जाता है कि कौन सी धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है, यानी ये दोनों सॉफ्ट होता है। लेकिन इतना लो लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये जो है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये दोनों काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, तो पोटेशियम और सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 स्पंज के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती से टकराने के तुरंत पहले यदि 2 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा इतना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा अगर हम बोले तो यानी के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 400 जूल। ठीक है, 400 जूल आपको दिया हुआ, के बराबर ऊपर से गिराया जाता है, यानी जी का मान फिर आपको दिया हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो के बराबर चलिए हम के बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 400। तो चलिए हम डायरेक्ट अब फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जब दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी बराबर सबसे पहले आप लिख दीजिए हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये कितना बराबर हो जाएगा, ये के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर। और यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो चलिए हम 400 लिख देते हैं। उसके बाद हो जाएगा हाफ, उसके बाद एम देखिए कितना हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 kg दिया हुआ है, तो 2 को रखते हैं। उसके बाद फिर इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कितनी ऊंचाई से गिराया गया। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका फॉर्मूला होता है mgh, गतिज स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो चलिए हम mg और h कर देते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो p बराबर यहाँ पर देखिए गतिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया कितना गया है, यहाँ पर हाइट का अगर जैसे ही बात किया गया है, यहाँ तुरंत इतना kg की वस्तु गिराया जाता है, यानी तुरंत इतना टकराने के पहले इतना kg की वस्तु ऊर्जा इतना से ऊंचाई से, जैसे ऊंचाई बोला तो ये मतलब कहने का है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, चूंकि काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम भी स्क्वायर होता है, उसमें कोई किसी भी प्रकार की जो है ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तो m का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 2, मास दिया हुआ है, जी का मान आपको अपने मन से 10 रखना है। यहाँ पर इसका अगर एक्यूरेट की हम बात करें तो 9.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 10, तो 10 यहाँ पर रख दिए। उसके बाद एच आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, चूंकि कितना ऊंचाई से गिराया गया है ये मांगा जा रहा है। तो अब पी का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 400 जूल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है 400 जूल को पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम कटाते, तो 0 से ये 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 से फिर काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। और एच बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस यहीं तक थे, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डेली आपको यहाँ पर जो है स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते रहती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीटेड है उन सभी को हम जो है प्रत्येक वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।